कभी कभी तो लाइफ में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, फिर भी अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है। कभी रिलेशनशिप्स बार बार टूट जाते हैं, कभी मनी आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी बिना किसी वजह के एंग्जाइटी, फियर या फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। सबसे अजीब बात, हम बाहर हर चीज़ चेंज करने की कोशिश करते हैं। जॉब चेंज करते हैं, सिटी चेंज करते हैं, लोग चेंज करते हैं, हैबिट्स भी चेंज करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद लाइफ फिर वही पैटर्न रिपीट करने लग जाती है। तो सवाल ये है, क्या प्रॉब्लम सच में बाहर है या उसकी जड़ कहीं और है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही हीलिंग प्रैक्टिस की जिसे दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं बल्कि इनर पीस और इमोशनल हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उस प्रैक्टिस का नाम है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो का मतलब क्या है? सबसे पहले इस वर्ड को ही समझते हैं, क्योंकि जब तक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस की डेप्थ भी समझ नहीं आएगी। होओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है। पहली बार जब कोई इस नाम को सुनता है तो नेचुरली क्यूरियोसिटी होती है, ये नाम इतना अलग क्यों है? इस वर्ड में एक चीज़ और नोटिस करोगे, पोनो पोनो एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ है। और लैंग्वेज में जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो अक्सर उसका पर्पस सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, बल्कि उस मीनिंग को और गहरा बनाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हो का मतलब है टू मेक या टू ब्रिंग इनटू एक्शन, और पोनो का मतलब है टू करेक्ट, टू राइट, टू बैलेंस्ड, टू हील, टू ट्रांसफॉर्म, या फिर उस स्टेट में वापस आना जहाँ सब कुछ नेचुरली ठीक हो। इसीलिए हो ओपोनोपोनो का एक सिंपल मीनिंग हो सकता है टू क्रिएट, टू रिस्टोर, टू हील, टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज, और आपने अंदर दोबारा बैलेंस को क्रिएट करना। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर हील करना क्या है? बॉडी को, रिलेशनशिप को, मनी को? मान लीजिए कि कोई हमें बार बार हर्ट कर रहा है, कोई हमें बार बार धोखा दे रहा है, तो चेंज करना किसको है? हीलिंग करनी किसकी है? उस रिलेशनशिप की या खुद की? असली हीलिंग होती किसकी है? जब लोग पहली बार होओपोनोपोनो के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में एक ही थॉट आता है, मेरी लाइफ में मनी प्रॉब्लम है तो मुझे मनी हील करनी है, रिलेशनशिप में इशू है तो रिलेशनशिप हील करना है, किसी ने मुझे हर्ट किया है तो उस इंसान को चेंज होना चाहिए। लेकिन होओपोनोपोनो एक बिल्कुल अलग नज़रिया देता है। ये कहता है हर एक्सपीरियंस दो जगह होता है, एक बाहर और एक अंदर। बाहर जो हुआ वो एक इवेंट था, लेकिन अंदर उस इवेंट ने जो फीलिंग क्रिएट की वही मेमोरी बन गई। और बाहर बहुत बार हम सिचुएशन से ज़्यादा उस मेमोरी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए होओपोनोपोनो बाहर की सिचुएशन को फोर्स करके चेंज करने से पहले अंदर की इमोशनल मेमोरी को देखना सिखाता है, क्योंकि अगर अंदर की फीलिंग बदल जाए तो बाहर की दुनिया को देखने का नज़रिया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यहाँ एक गलतफहमी भी बहुत कॉमन है। कई लोग सोचते हैं अच्छा तो बस पॉजिटिव सोचना है। नहीं, होओपोनोपोनो का पर्पस नेगेटिव इमोशंस को दबा देना नहीं है। अगर अंदर पेन है तो पहले उस पेन को मानना पड़ेगा। अगर अंदर गिल्ट है तो उसे इग्नोर नहीं करना। अगर अंदर फियर है तो उस पर पर्दा नहीं डालना। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर चल रही सच्चाई को देखने की हिम्मत करते हैं। और शायद इसी वजह से होओपोनोपोनो इतनी पावरफुल मानी जाती है। ये हमें प्रिटेंड करना नहीं सिखाता, ये हमें कनेक्ट होना सिखाता है। सबसे पहले खुद से, कि अपने आप से कैसे कनेक्ट होना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, अगर हीलिंग अंदर से शुरू होती है तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो बार बार वही इमोशन और वही सिचुएशंस क्रिएट करता रहता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अपने माइंड को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। जनरली हम अपने माइंड को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारा माइंड दो लेवल्स पर काम करता है।
पहला है कॉन्शियस माइंड। ये वही हिस्सा है जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, सोच रहा है, डिसाइड कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। अभी अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है या तुम किस सिटी में रहते हो, तो तुम कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके जवाब दोगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हम दिन भर जितने भी डिसीजंस लेते हैं उनमें से बहुत सारे डिसीजंस कॉन्शियसली नहीं लेते। सुबह उठते ही फ़ोन उठाना, किसी बात पर तुरंत गुस्सा आ जाना, किसी को देखते ही बिना वजह अनकंफर्टेबल फील करना या बार बार अपने आप को डाउट करना, ये सब हर बार कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है क्या? सबकॉन्शियस माइंड को तुम एक बहुत बड़े स्टोरेज रूम की तरह इमेजिन करो। एक ऐसा रूम जहाँ तुम्हारी हर इम्पॉर्टेंट मेमोरी, हर स्ट्रॉन्ग इमोशन, हर बिलीफ और हर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वाइटली स्टोर होता रहता है। बचपन में किसी टीचर ने अगर तुमसे कह दिया तुमसे नहीं होगा, हो सकता है उस वक्त तुम उस बात को भूल गए हो, लेकिन सबकॉन्शियस ने उस फीलिंग को रिकॉर्ड कर लिया। अगर बचपन में बार बार कंपैरिजन हुआ तो सबकॉन्शियस ने एक बिलीफ बना लिया, मुझे खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अगर किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया तो सबकॉन्शियस कभी कभी साइलेंटली ये पैटर्न बना लेता है, लोगों पर आसानी से ट्रस्ट मत करो। प्रॉब्लम ये नहीं कि मेमोरी स्टोर होती हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन्हें देखते ही नहीं। प्रोग्रामिंग का इफ़ेक्ट क्या होता है? एक कंप्यूटर में अगर पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा हो तो बाहर से कितना भी नया डाटा डाल दो, आउटपुट वही पुराना आएगा। माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर अंदर फियर की प्रोग्रामिंग है तो नई अपॉर्चुनिटी भी कभी कभी डेंजर लगने लगती है। अगर अंदर मैं इनफ नहीं हूँ की प्रोग्रामिंग है तो 1000 कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद भी इंसान खुद पर बिलीव नहीं कर पाता। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल देना और हर बार काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कुछ और बोल रहा होता है और सबकॉन्शियस के अंदर पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इस जगह से होपोनोपोनो शुरू होती है। होपोनोपोनो कहता है, अगर असली प्रॉब्लम सबकॉन्शियस में स्टोर इमोशन मेमोरीज हैं तो असली हीलिंग भी वहीं से होनी चाहिए। यानी हर बार बाहर ब्लेम करने से पहले एक बार अंदर देखना ज़रूरी है। ये देखना कि मैं जो फील कर रही हूँ क्या ये सिर्फ आज की फीलिंग है या ये बहुत पुरानी इमोशनल रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले हो रही है। और जब ये अवेयरनेस आनी शुरू होती है तब हीलिंग का पहला दरवाज़ा खुलता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बचपन से लेके अब तक की पूरा डेटा स्टोर होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर होपोनोपोनो की फिलॉसफी और उसकी हीलिंग प्रोसेस को समझना है तो। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, वो ही धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनने लगती है। इसीलिए कई लोग बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के भी रिजेक्शन से बहुत डरते हैं या हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करने लगते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। हर फैमिली का एक इमोशनल इन्वायरमेंट होता है। किसी घर में प्यार और ट्रस्ट ज़्यादा होता है, कहीं हर वक्त टेंशन और फियर का माहौल होता है और कहीं हर बात पर गुस्सा या क्रिटिसिज्म नॉर्मल माना जाता है। बच्चा सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखता, वो इमोशंस भी सीखता है। वो देखकर सीखता है कि प्रॉब्लम आने पर रिएक्ट कैसे करना है। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट इंटरजेनरेशनल पैटर्न्स या इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं। यानी कुछ इमोशंस पैटर्न्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इन्वायरमेंट और अपब्रिंगिंग के थ्रू चल सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस इस आइडिया को और भी गहरा रूप दे देती हैं। उनके हिसाब से हम सिर्फ अपनी ही हीलिंग नहीं करते बल्कि अपने फैमिली के इमोशनल साइकिल को भी तोड़ने की नीयत रखते हैं। चाहे आप इस बात को स्पिरिचुअल बिलीफ माने या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, एक बात दोनों जगह कॉमन है। हीलिंग की शुरुआत हमेशा एक इंसान से होती है और शायद वो इंसान आप हो सकते हो। यहीं पर होपोनोपोनो का सबसे
पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि दुनिया में जो भी गलत हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। नहीं, इसका मतलब है मेरी हीलिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर डिसाइड कर सकती हूँ कि उन एक्सपीरियंसेस को कितनी देर तक अपने अंदर पकड़ कर रखूँगी। जब हम बार बार किसी दर्द को पकड़ कर रखते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी आइडेंटिटी बनने लगता है, और होओपोनोपोनो इसी आइडेंटिटी को धीरे धीरे डिसॉल्व करना सिखाता है। ये हमें विक्टिम से हीलर बनने की तरफ ले जाता है। हीलिंग का पहला स्टेप किसी टेक्निक से नहीं, अवेयरनेस से शुरू होता है। जिस दिन इंसान ऑनेस्टली से ये देख लेता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे इमोशनल पैटर्न्स हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। होओपोनोपोनो इसी बदलाव की बात करता है। ये हमें ब्लेम करना नहीं सिखाता, ये हमें ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे एंसेस्टर्स की वजह से ही तुम्हारी लाइफ ऐसी है। ये सिर्फ इतना कहता है, अगर आज तुम अवेयरनेस के साथ हीलिंग शुरू करते हो तो तुम एक पुराने इमोशनल साइकिल को यहीं रोक सकते हैं। सोचिए, अगर कई सालों से एक ही पैटर्न चलता आ रहा है, फियर का, गुस्से का या खुद को कम समझने का, और तुम उस पैटर्न को पहचान कर उस पर काम करना शुरू कर दो, तो हो सकता है वही साइकिल तुम पर आकर रुक जाए। इसीलिए होओपोनोपोनो सिर्फ पर्सनल हीलिंग की प्रैक्टिस नहीं बल्कि कॉन्शियस लिविंग की भी प्रैक्टिस मानी जाती है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हीलिंग की शुरुआत उसी से होती है, तब उसके अंदर धीरे धीरे 4 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जन्म लेने लगती हैं। अगर हम इनके बिना होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ये सिर्फ एक रूटीन ही बनकर रह जाती है। तो आइए पहले इनको समझते हैं। नंबर 1 है रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप, और यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। जब लोग रिपेंटेंस शब्द को सुनते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ अपनी गलती मान लेना है, लेकिन होओपोनोपोनो में इसका मीनिंग इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने अंदर ईमानदारी से देखना, ये एक्सेप्ट करना कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी इमोशंस पैटर्न हैं जो मुझे बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं। हो सकता है मैं खुद को ही बार बार जज करती हूँ, हो सकता है मैं हर सिचुएशन में सबसे पहले फियर फील करती हूँ, हो सकता है मैं पुराने दर्द को आज भी पकड़ कर बैठी हूँ। रिपेंटेंस किसी को ब्लेम करने की जगह अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। और याद रखिए, अवेयरनेस के बिना हीलिंग कभी भी शुरू नहीं होती। सेकंड है फॉरगिवनेस, छोड़ देने की हिम्मत। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो उस गलत को सही कहना फॉरगिवनेस नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुस्सा पकड़ कर रखना हमें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन असल में वो गुस्सा सबसे ज़्यादा हमें ही थका देता है। होओपोनोपोनो ये नहीं कहता कि सब कुछ एक दिन में भूल जाओ, ये बस इतना कहता है हर दिन थोड़ा थोड़ा बोझ हल्का करते चलो, क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे होंगे तब तक नए सुकून को पकड़ना मुश्किल होगा। तीसरे नंबर पे आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये एक इमोशनल चॉइस है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखता, वो ये भी देखना शुरू करता है कि उसके पास अभी भी सीखने, बदलने और हील होने का मौका है। ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को कमी से संभावनाओं की तरफ ले जाता है, और जब फोकस बदलता है तो धीरे धीरे हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस भी बदलने लगता है। इसीलिए होओपोनोपोनो में ग्रैटिट्यूड को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड रेजिस्टेंस को धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। और अब फोर्थ नंबर पे है लव, सबसे गहरी हीलिंग आखिर में आता है लव, और शायद ये चारों में सबसे पावरफुल क्वालिटी भी है। लेकिन यहाँ लव का मतलब सिर्फ किसी और से प्यार करना नहीं है, यहाँ लव का मतलब है सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव।
जो शायद हम दूसरों को तो आसानी से दे देते हैं लेकिन अपने लिए नहीं रखते। सोचिए, अगर छोटा बच्चा गलती करे तो क्या हम उसे हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, हम उसे समझाएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और उसे फिर से चलना सिखाएंगे। होओपोनोपोनो कहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपका इनर चाइल्ड है, एक छोटे बच्चे की तरह है। उसके साथ भी वही व्यवहार कीजिए, उसे क्रिटिसाइज़ कम कीजिए और उसे समझना शुरू कीजिए। उसको प्यार चाहिए, गुस्सा नहीं, नफ़रत नहीं, क्योंकि बहुत बार जिस प्यार की तलाश हम बाहर करते रहते हैं उसकी शुरुआत हमें अपने अंदर से ही करनी पड़ती है। अब ये 4 क्वालिटीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? डिपेंडेंस हमें जगाता है, फॉरगिवनेस हमें हल्का करता है, ग्रैटिट्यूड हमें यकीन दिलाता है, बिलीव दिलाता है और लव हमें पूर्णता की तरफ ले जाता है। ये चारों क्वालिटीज़ अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हीलिंग जर्नी के 4 कदम हैं। और जब ये अंदर डेवलप होने लगते हैं तब होओपोनोपोनो की सबसे फेमस प्रैक्टिस को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब हम होओपोनोपोनो के उस हिस्से पे पहुंच गए हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है, होओपोनोपोनो की हीलिंग फ्रेजेस। बहुत लोग इन्हें रोज़ाना 100 बार रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि होओपोनोपोनो में सिर्फ वर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उन वर्ड्स के पीछे की अवेयरनेस, इंटेंशन और फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आइए इन 4 फ्रेजेस को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली है आई एम सॉरी। सबसे पहली लाइन क्या है? आई एम सॉरी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ के लिए खुद को दोषी मान रहे हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। यहाँ आई एम सॉरी एक इमोशनल एक्नॉलेजमेंट है, जैसे आप अपने ही दिल से कह रहे हो मैं तुम्हारे अंदर जो दर्द, डर और उलझन चल रही है उसे देख लिया है। कई बार हम सालों तक अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अंदर का दर्द वही रहता है। ये फ्रेजेस उस दर्द को पहली टाइम होता है और हीलिंग की शुरुआत अक्सर इसी एक्सेप्टेंस से होती है। सेकंड फ्रेज है प्लीज़ फॉरगिव मी। इस फ्रेज को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये किसी एक इंसान से माफ़ी मांगने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है अगर मेरे अंदर कोई ऐसा पैटर्न है जो मुझे और दूसरों को तकलीफ़ दे रहा है तो मैं उसे रिलीज़ करना चाहती हूँ। यहाँ फॉरगिवनेस एक रिक्वेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं। ये अपने दिल को धीरे धीरे हल्का करने का प्रोसेस है। हो सकता है एक दिन में सब कुछ ना बदले, लेकिन हर बार जब हम सच्ची नीयत से ये फ्रेज बोलते हैं आप अपने अंदर एक नई जगह बना रहे होते हैं। तीसरी फ्रेज है थैंक यू। अब आती है ग्रैटिट्यूड, लेकिन यहाँ थैंक यू प्रॉब्लम के लिए नहीं होता है। यहाँ थैंक यू उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है कि हीलिंग हो सकती है, या थैंक यू उस अवेयरनेस के लिए है जो उसको अपने अंदर देखने की हिम्मत दे रही है। कभी कभी लाइफ तुरंत नहीं बदलती, लेकिन इंसान बदलना शुरू हो जाता है, और जब इंसान बदलना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसका नज़रिया, उसके डिसीजंस और उसके रिलेशनशिप्स भी बदलने लगते हैं। इसी उम्मीद और भरोसे का नाम है ग्रैटिट्यूड। और फोर्थ है आई लव यू, और आखिर में सबसे पावरफुल फ्रेज़ है आई लव यू। ये सिर्फ किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए और उस हिस्से के लिए जो इतने सालों से सिर्फ एक्सेप्टेंस का इंतज़ार कर रहा था। कभी सोचिए, अगर हर दिन आप खुद से क्रिटिसिज्म की जगह थोड़ा कंपैशन से बात करें तो धीरे धीरे अंदर कितना बदलाव आ सकता है। लव यहाँ एक इमोशन ही नहीं, एक हीलिंग एनर्जी का सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने पास्ट नहीं हैं, हम हर दिन एक नई शुरुआत हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग पूछते हैं, होओपोनोपोनो कितने दिन करना चाहिए? इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। कोई भी ऑनेस्टली से नहीं कह सकता कि ये 7 दिन में रिजल्ट आएगा, 21 दिन में सब कुछ बदल जाएगा या 40 डेज तक ये आपको पूरी तरह हील कर देगा,
क्यों? क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर इंसान के इमोशनल वुंड्स अलग और सबकॉन्शियस पैटर्न्स भी अलग होते हैं। हो सकता है किसी को अंदर सिर्फ कुछ महीनों की कंडीशनिंग हो सकता है किसी के अंदर सालों से चले आ रहे बिलीव्स, फियर्स और इमोशनल रिएक्शन डीपली रूटेड हों। इसीलिए हीलिंग को कैलेंडर से मेज़र नहीं किया जा सकता। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसी जर्नी जहाँ धीरे धीरे पुरानी इमोशनल लेयर्स को हल्की होने लगती हैं, पुराने बिलीव्स टूटने लगते हैं, नेगेटिव पैटर्न की पकड़ कम होने लगती है और अंदर एक नई क्लैरिटी और शांति के लिए जगह बनने लगती है। इसीलिए होओपोनोपोनो को सिर्फ सोच के साथ मत कीजिए कि मुझे बस अपनी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी चाहिए। सबसे पहले इसे इनर क्लीनिंग के रूप में देखिए, अपने सबकॉन्शियस को साफ करने के लिए, पुराने इमोशनल बोझ को धीरे धीरे रिलीज़ करने के लिए, उन बिलीव्स को पहचानने और छोड़ने के लिए जो शायद सालों से आपको रोक रहे हैं। और जब ये क्लीनिंग धीरे धीरे होने लगती है तब आपका नज़रिया, आपकी एनर्जी और आपके डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन इसलिए काम नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ बाहर की चीज़ पाने पर फोकस करते हैं, लेकिन अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव पैटर्न्स पर काम ही नहीं करते। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इनर फाउंडेशन को मजबूत बनाइए और हीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए, क्लीनिंग को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब अंदर की मिट्टी साफ होती है तभी उसमें बोया गया बीज अच्छे से उगने का मौका पाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करेंगे। अब एक लास्ट, होओपोनोपोनो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है और ना ही ये एक रात में ज़िंदगी बदलने का फॉर्मूला है। ये खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाने की प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो हमें ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाती है, फियर से एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाती है और रेजिस्टेंस से इनर पीस की तरफ। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई बड़ा चेंज महसूस ना हो, लेकिन आप धैर्य, ईमानदारी और खुले दिल के साथ इस जर्नी पर बने रहें हो तो धीरे धीरे आप सिर्फ अपनी सिचुएशंस को ही नहीं बल्कि उन सिचुएशंस को बदलने का अपना नज़रिया भी बदलना हुआ महसूस कर सकते हैं। और कई बार असली मिरेकल्स वही होता है कि दुनिया बदलने से पहले इंसान खुद बदलना शुरू कर देता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया या आपके अंदर किसी भी एक पॉजिटिव थॉट को जगाया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ ग्रोथ को साइंस और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं चाहती हूँ आप इस हीलिंग प्रैक्टिस को एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।